नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है। अब मैट्रिक परीक्षा कल 3 अप्रैल को संस्कृत विषय के साथ ही समाप्त हो जाएगा। अब मैं 9 क्लास के बच्चों को तैयारी करवाऊंगा। तो आज देखिए, जो झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद या फिर जो कहें जैक, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची, दोनों के संयुक्त रूप से क्या है कि ये मॉडल सेट जारी हुआ है। और इस बार आप लोग का पिछली बार क्या हुआ था कि 2 टर्म में परीक्षा हुई थी, टर्म 1 टर्म 2, लेकिन इस बार 9 क्लास की परीक्षा एक ही टर्म में होगी और टोटल जो है सो वह 90 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी। तो आज मैं आपको इसका सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो पहला प्रश्न हम लोग आते हैं कि 1815 ईस्वी में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी। तो 1815 ईस्वी में जो है वह वाटरलू के युद्ध में हार हुई थी। वास्तव में इसमें क्या हुआ था, नेपोलियन की हार हुई थी, लेकिन नेपोलियन फ्रांस का सबसे बड़ा सम्राट था जो 1804 ईस्वी से लेकर 1815 ईस्वी तक नेपोलियन में शासन किया था। अतः यानी कि फ्रांस की हार हुई थी। अब है कि क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त था। तो यह 3 वर्गों में विभक्त था। प्रथम ई स्टेट, दूसरा ई स्टेट और तीसरा ई स्टेट, जिसमें पादरी वर्ग एक में, कुलीन और तीसरा में जनसाधारण वर्ग थे। 3 नंबर है कि चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता था। तो इसको पादरी कहा जाता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा गा। अब चौथा है कि फ्रांस का संविधान किस वर्ष बना था। तो फ्रांस का संविधान जो है सो वह 1791 ईस्वी में बना था। तो चौथा का सही उत्तर हो जाएगा गा। कौन बनाया था? नेशनल असेंबली ने इसको बनाया था। और इस संविधान बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि सम्राट की शक्ति यानी कि लुई सोलहवां की शक्तियों को कम करना, और संविधान ने नेशनल असेंबली को सारी शक्तियां प्रदान कर दी। अब पांचवा है कि फ्रांस में 1793 से 1794 ईस्वी के मध्य के काल को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जो है वह आतंक के राज के नाम से जाना जाता है। 16 नंबर है 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था। तो जार निकोलस द्वितीय का था। सही उत्तर हो जाएगा खा। अब 7वां नंबर का प्रश्न है, रूसी संसद का क्या नाम था। तो रूसी संसद का नाम डयूमा था। 8वां है बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था। लेनिन था। 9वां है कि रूसी क्रांतिकारियों के मुख्य उद्देश्य क्या थे। प्रथम विश्व युद्ध से रूस को हटाना, जमीन किसानों को देना, कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण, और चौथा है गैर रूसी जातियों को समानता का दर्जा देना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध से रूस को हटाना नहीं होगा, जमीन किसानों को देना और कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण आने के सही उत्तर हो जाएगा खा। 10वां नंबर है कि खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है। तो खूनी रविवार को 20 जनवरी 1905 को आने के सही उत्तर हो जाएगा 10 का घा। ठीक है दोस्तों, 10 का घा। अब है 11 नंबर का प्रश्न कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ये भूगोल से संबंधित प्रश्न है। तो इसका हम लोग जानते हैं कि 2.4% आने की सही उत्तर हो जाएगा खा। अब है कि भारत की मानक याम्योत्तर रेखा कौन सी रेखा है। तो यह है 82.30 अंश पूर्वी देशांतर, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर में है और इलाहाबाद के नैनी में भी कुछ लोग इसको बोलते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा उड़ीसा से नहीं गुजरती है। हम लोग जान लेंगे कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है। तो कहीं से भी प्रश्न पूछेगा तो हम लोग उसका उत्तर आप लोग दे सकते हैं। तो इसमें देख लीजिए, कर्क रेखा जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसको आप लोग याद कर ले। तो कोई भी प्रश्न पूछ देगा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो अगर आप 8 को जानते होंगे तो आप उसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। जैसे गुजरात, झारखंड और मध्य प्रदेश इससे गुजरती है। एक बार आप लोग और सुन लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अब 14 नंबर का प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। तो यह जो है वह नेपाल में है। 15 नंबर का एक स्थलीय भाग जो 3 और समुद्र से घिरा हो क्या कहलाता है। एक स्थलीय भाग जो 3 और मतलब कि ये हो जाएगा प्रायद्वीप। अगर चारों ओर बोलता तो हो जाता द्वीप।
16 नंबर का प्रश्न है कि बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को किस नाम से जाना जाता है। तो 16 नंबर का जो क्या बोलता है, बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गा, खादर। खादर जो होगा नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं और बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। 16 का गा। गोवा के 17 नंबर का प्रश्न है कि गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय मैदान को किस नाम से जाना जाता है। तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा गा, कोंकण। 18 है कि किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप भी हो तो होगा, अंडमान निकोबार द्वीप भी, निकोबार द्वीप भी, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। 18 का सही उत्तर हो जाएगा घा। अब 19 नंबर का प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी अववाह द्रोणी किस नदी की है। तो ये अमेजन हो जाएगा। 19 का अगर भारत का पूछता तो हो जाता है गंगा नदी। 20 का है कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो यहाँ पे जो इसका हो जाएगा सही उत्तर गा, नर्मदा नदी, जो कि यह अमरकंटक श्रेणी से निकलती है और अरब सागर में गिरती है, और यह जो है वह जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात का भी निर्माण करती है। तो भारत की दो ही नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो कि पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। बाकी नदियां पूर्व की ओर बहती है, लेकिन नर्मदा और ताप्ती जो है पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। बाकी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब 21 नंबर का प्रश्न है कि ये अर्थशास्त्र से प्रश्न है कि पालमपुर गाँव की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है। तो ये हो जाएगा 75%। 22 का है कि खरीफ फसल की अवधि क्या है। तो खरीफ फसल की अवधि जो है वह जून से अक्टूबर तक होता है। सही उत्तर हो जाएगा का। हरित क्रांति का संबंध किससे है। खाद्यान्न के उत्पादन से, तिलहन के उत्पादन से, दूध के उत्पादन से, मत्स्य पालन से। तो हम लोग जानते हैं कि खाद्यान्न के उत्पादन से, खास करके गेहूँ और दलहन के उत्पादन में काफ़ी तीव्र वृद्धि हुई थी, उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि हुई थी। 24 नंबर का प्रश्न है निम्न में से कौन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है। तो कार्यशील पूंजी का उदाहरण कौन सा है, नकद पैसा तथा कच्चा माल। बाकी जो औजार, भवन, मशीन, ये सब अस्थायी पूंजी के अंतर्गत आता है। अब 25 नंबर का प्रश्न है कि 24 का सही उत्तर हो जाएगा गा। 25 का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक गैर कृषि क्रिया है, माने कृषि से संबंधित नहीं है। तो खेतों की जुताई करना क्या है, कृषि है। फसल की देखभाल करना ये भी कृषि है। सिंचाई करना ये भी कृषि, लेकिन खाद एवं बीज की बिक्री करना ये कृषि से संबंधित नहीं है। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा गा। अब नीचे है 26 नंबर का प्रश्न, देखिए क्या बोलता है कि नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन 1, जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। दूसरा है कि मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की भांति प्रतिफल प्रदान करता है। अब क्या बोलता है, केवल कथन 1 सही है, खा है केवल कथन 2 सही है, कथन 1, 2 कथन दोनों सही है और कथन 1, 2 दोनों गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा का। 26 का केवल कथन 1 सही है, यानी कि जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है कि किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है। तो हम लोग जानते हैं कि एक शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या जो है सो वह अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है। 27 का सही उत्तर हो जाएगा का। अब 28 नंबर का प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है। तो 1 नंबर है कि जब प्रचलित मजदूरी दर की दर से कम मजदूरी पर लोग काम करते हैं, ये नहीं होगा। खा है कि जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता, यानी कि जो बाजार में दर प्रचलित है उस दर पे काम करने का इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है तो इसको ही बेरोजगारी कहेंगे। तो इसका सही उत्तर 28 का हो जाएगा खा। 29 नंबर का प्रश्न है प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए गए थे। तो इसमें सेतु पाठ्यक्रम चलाया गया था और स्कूल लॉटो शिविर दोनों। तो आने की गा हो जाएगा सही उत्तर, का एवं खा दोनों। तो सही उत्तर हो जाएगा गा 29 का। अब 30 नंबर का प्रश्न है मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है, यानी कि जब उच्च डिग्री धारक को रोजगार नहीं मिलता, ये नहीं होगा। जब किसी खास फसली मौसम में रोजगार मिलता है, ये भी नहीं होगा। जब वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होता, तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा गा। अब आते हैं ये राजनीतिक विज्ञान नागरिक शास्त्र से संबंधित प्रश्न है। 31 नंबर का कहता है कि लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जनता का शासन, यानी कि लोगों का शासन। 31 का गा। 32 का है इनमें से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावी मुकाबला,
एक ही राजनीतिक दल का शासन, नहीं ये नहीं होगा। एक ही राजनीतिक दल का शासन नहीं होता है। एक व्यक्ति एक वोट का मूल, कानून का राज और अधिकारों का आदर, यानी कि 32 का सही उत्तर हो जाएगा खा। अब 33 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, ये सही है। खा है, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए, ये भी सही है। गा है, लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें वंशानुगत शासक द्वारा शासन चलाया जाता है, ये गलत है। तो सही उत्तर हो जाएगा गा, 33 का गा। अब 34 का प्रश्न है, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है, सही है। खा है, लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। गा है, लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। और घा है, लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है। तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा घा, ये गलत है। 35 नंबर का प्रश्न है कि पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने कब सैनिक तख्तापलट की थी? ये 1999 में हुआ था, ठीक है दोस्तों, 35 का घा। अब 36 नंबर का प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका जो स्वतंत्र हुआ था वह हुआ था 1994 ईस्वी में। कब? 1994 में। इसी समय दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद भी समाप्त हुआ था और नेल्सन मंडेला को जेल से छोड़ा गया था। अगर पूछे दक्षिण अफ्रीका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, तो नेल्सन मंडेला थे। अब 37 नंबर है, रंगभेद की नीति इनमें से किस देश में प्रचलित थी? तो ये दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित था। 37 का खा सही उत्तर हो जाएगा। 38 का है कि भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 299 थी, सही उत्तर हो जाएगा 38 का गा। अब 39 का है कि लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता? शासन प्रमुख के अधिकार रहता है, शासन प्रमुख का नाम नहीं रहता है, विधायिका का अधिकार, देश का नाम। तो 39 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा खा, शासन प्रमुख का नाम नहीं रहता है। अब 40 का है, भारतीय संविधान सभा ने किस दिन अपना काम पूरा कर लिया था? तो यह 26 नवंबर 1949 को पूरा कर लिया था, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज मैंने आपको कक्षा 9वीं का सोशल साइंस का प्रथम मॉडल सेट बताया। तो जो भी मेरे चैनल में नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों का वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी लाभ ले सके। और आने वाले समय में मैं 9 क्लास का पूरा वीडियो अपलोड करूंगा, जारी करूंगा, इसीलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में आपके पास वीडियो जो भी मैं अपलोड करूंगा आसानी से पहुंच सके। ठीक है, आप लोग 9 क्लास की अच्छा से तैयारी कीजिए।